भूत महल, दिल्ली का भोली भटियारी महल। भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा महल है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। भोली भटियारी का महल, जो कि दिल्ली के सेंट्रल रिज फॉरेस्ट एरिया में मौजूद है। कई लोगों ने वहां अजीबोगरीब चीजें एक्सपीरियंस की हैं। कई लोगों ने वहां एक सफेद साड़ी पहने एक अजीब सी दिखने वाली औरत को देखा है, बल्कि कुछ लोगों ने अजीब सी काली परछाइयों को भी देखा है। कभी किसी के चीखने की आवाजें, तो कभी हवा का एकदम से रुक जाना, जिससे कई लोगों को वहां सांस लेने में तकलीफ भी हुई है। कई लोग मानते हैं कि यहां एक रानी की आत्मा भटकती है। भोली भटियारी के महल के सिक्योरिटी के लिए भी वहां आज तक कभी कोई भी गार्ड रात में टिक नहीं पाया है। रोज शाम होते ही वहां पुलिस बैरिकेडिंग करना शुरू कर देती है। किसी का भी वहां अंधेरा होने के बाद जाना मना है। लेकिन अर्पित और उसके दोस्त कार्तिक और शिखर उस महल के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो तीनों हर संडे अपनी साइकिल्स लेकर शाम को साइकिलिंग राइड्स पर जाया करते थे। उन्होंने अपनी साइकिल्स पर लगभग पूरी दिल्ली घूम ली थी। पर एक संडे शाम वो दिल्ली के सेंट्रल रिज वाली रोड पर साइकिल चलाते चलाते एक अजीब सी सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। अर्पित को वहां एक पुराना महल दिखा, तो वो वहीं रुक गया और उस महल को बड़े ध्यान से देखने लगा। अर्पित को देखकर कार्तिक और शिखर भी वहां रुक गए। उस महल के पास ठंडी हवा चल रही थी। पसीनों में तर तीनों दोस्त वहीं रुक गए और वहीं आराम करने लगे। अर्पित को वो पुराना महल बड़ा अच्छा लग रहा था, तो वो उसके अंदर चला गया। कार्तिक और शिखर वहीं बाहर खड़े महल के साथ अपनी फोटोज खींचने लगे। कार्तिक ने जैसे ही शिखर की फोटो खींची, शिखर को बुरी तरह खांसी शुरू हो गई। कार्तिक ने शिखर को पानी दिया और अपने फोन को देखने लगा। उसे फोन के कैमरा में खींची गई फोटो में दिखा कि कोई काली सी परछाई शिखर के गले को दबा रही थी। ये देखकर कार्तिक घबरा उठा। उसने जैसे ही ये बात शिखर को बताने के लिए अपना सर उठाया, उसने देखा कि शिखर वहां कहीं नहीं था। तभी कार्तिक को महल के अंदर से अर्पित के चीखने की आवाज आई। कार्तिक भागा भागा महल के अंदर चला गया। शाम ढल रही थी और अंधेरा होने आया था। उस महल के आसपास सिर्फ जंगल था और बड़ी बड़ी दीवारें। गिद्ध भी चारों तरफ मंडरा रहे थे। ऐसे में अर्पित और शिखर दोनों का ही अचानक गायब हो जाना कार्तिक को डरा रहा था। पर कार्तिक को अभी भी नहीं पता था कि वो दिल्ली के भोली भटियारी महल में था, जिसे लोग भूत महल भी कहते थे। कार्तिक सहमा हुआ उस महल के अंदर अर्पित और शिखर को ढूंढ रहा था। अर्पित, अर्पित, शिखर। उसने कई बार दोनों को आवाजें लगाईं, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। वो उस आवाज के पीछे गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां एक कोने में बैठकर सिसकियां भर रही थी। उसका चेहरा उसकी शॉल से ढका हुआ था। उस बूढ़ी औरत का हुलिया देखकर कार्तिक की जान निकले जा रही थी। फिर भी हिम्मत करके जब उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या उसने उसके दोस्तों को वहां से गुजरते हुए देखा है, तो उस बूढ़ी औरत ने हाथ के इशारे से उसे महल के और अंदर भेज दिया। कार्तिक जब अंदर गया तो उसने देखा कि अर्पित वहीं खड़ा है। अर्पित एक नजर टिकाए सामने देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अर्पित किसी के वश में हो। कार्तिक ने उसे जोरों से हिलाया, लेकिन तब भी अर्पित सामने ही देखे जा रहा था। कार्तिक ने जब ध्यान से सामने देखा तो उसे सामने एक छत सी दिखी और उस छत पर एक औरत। वो औरत किसी रानी से कम नहीं लग रही थी और वो इधर से उधर भटक रही थी। लेकिन तभी वो औरत चलते चलते रुकी
और अपनी गर्दन घुमाकर कार्तिक की तरफ देखने लगी। कार्तिक भी अर्पित की तरह ही सुन्न पड़ गया और वो औरत हवा में उड़ती हुई उन दोनों की तरफ आने लगी। अचानक से शिखर वहां आ गया और उसने देखा कि कार्तिक और अर्पित दोनों को ही फिट्स यानी दौरे पड़ रहे हैं। शिखर को वो औरत नहीं दिख रही थी। उसने तुरंत ही अर्पित और कार्तिक पर पानी डाला और उन्हें जोरों से हिलाया। तब जाकर कार्तिक और अर्पित को होश आया। दोनों इतना डरे हुए थे कि उनके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल रही थी। शिखर ने बताया कि उसे पास में एक बहुत खूबसूरत मोर दिखा था, तो वो उसे देखने चला गया और जब वो वापस आया तो उसे कार्तिक और अर्पित की चीखें सुनाई दी। अब तीनों बस उस महल के अंदर से निकलना चाहते थे। वो तेजी से बाहर की ओर भागे, पर दरवाजे पर वो बूढ़ी औरत अभी भी खड़ी थी। अचानक उसका शॉल नीचे गिर गया और उसका ढका हुआ चेहरा अब तीनों के सामने था। बूढ़ी औरत किसी चुड़ैल की तरह दिख रही थी। उन तीनों लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए और वो बुढ़िया धीरे धीरे उनके पास आने लगी। वो तीनों लड़के डरकर पीछे मुड़े तो वो रानी जैसी दिखने वाली औरत भी उनके करीब आ रही थी। तीनों मदद के लिए जोरों से चिल्लाने लगे। बाहर पुलिस वाले जब बैरिकेडिंग के लिए आए तो उन्हें 3 साइकिल बाहर खड़ी हुई दिखी। वो समझ गए कि अंदर जरूर कोई है और उन्होंने तुरंत महल के अंदर जाकर चेक किया। तीनों लड़के महल के दरवाजे के पास बेहोश पड़े थे और उनके शरीर बुरी तरह तप रहे थे। उन्हें फौरन पास के हॉस्पिटल भेजा गया। जब उन्हें होश आया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उस बूढ़ी औरत को देखने के बाद उनके साथ क्या हुआ। कहानियों की माने तो शायद वो रानी जैसी दिखने वाली औरत फिरोज शाह तुगलक की रानी थी, जिसे राजा ने उस महल में नजरबंद कर दिया था। और वो बूढ़ी औरत शायद एक औरत थी जो रास्ता भटक कर इस महल में पनाह लेने आई थी। कहते हैं दोनों ने ही इस महल के अंदर अपना दम तोड़ दिया था। और हां, आपको क्या लगता है, क्या आप भूली भटियारी के महल में जाना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एक पॉपुलर फैशन इंस्टीट्यूट के फेस्ट की कल्चरल नाइट चल रही थी। कॉलेज स्टूडेंट्स को ड्रॉप पिकअप करने के लिए वहां ऑटो वालों का जाम लगा हुआ था। उन्हीं में से एक ऑटो रिक्शा ऋषि का भी था। किसी नॉर्मल दिन पर अपनी ऑटो लेकर वो रात 10 बजे तक घर लौट जाता था, लेकिन उस दिन उसे लौटे हुए रात के 1 बज चुके थे। ऋषि अपनी ऑटो लेकर उस कॉलेज से निकला तो रोड के ठीक सामने उसे एक बड़ा सा जंगल दिखा। उस जंगल का नाम था संजय वन और वो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। ट्रैफिक से बचने के लिए ऋषि ने एक लेफ्ट कट लिया। उसने अनुमान लगाया कि वो लेफ्ट कट जरूर मेन रोड की तरफ ही जाता होगा। उस घने और डरावने जंगल के ठीक बगल में ऑटो चलाते हुए ऋषि को थोड़ा डर लग रहा था। अपना ध्यान जंगल से हटाने के लिए उसने अपने ऑटो में रेडियो ऑन कर दिया। पहले तो रेडियो ठीक से चला, लेकिन कुछ ही पलों में उस रेडियो में अजीब सी डिस्टरबेंस आने लगी। फिर एकदम से किसी औरत के कुछ बोलने की आवाज आई तो ऋषि ने घबराकर वो रेडियो ऑफ ही कर दिया। घबराए हुए ऋषि की नजर बार बार उस घने और भयानक जंगल की तरफ जा रही थी। तेज हवा की वजह से जंगल के पेड़ जोर से हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई तूफान आने वाला है। तभी अचानक से ऋषि को जंगल के अंदर से एक लाल रोशनी दिखाई दी। वो चमकती रोशनी बार बार उसे दिख रही थी। ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस अपना ऑटो सीधा सीधा चलाए जा रहा था। तभी उसकी ऑटो के सामने एक ट्रैफिक पुलिस वाला पता नहीं कहां से आ गया और उसने ऋषि को ऑटो रोकने के लिए हाथ दिया। लेकिन ऋषि की ऑटो की स्पीड बहुत तेज थी
और वो टाइम पर ऑटो नहीं रोक पाया। ऋषि का ऑटो उस ट्रैफिक पुलिस वाले के अंदर से आर पार हो गया। ऋषि ने ब्रेक मारकर जब फाइनली ऑटो रुकी तो वो डर के मारे कांप रहा था। उसे लगा कि उसके हाथों एक एक्सीडेंट हो गया है। किसी तरह जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। ऋषि ने ऑटो से उतरकर रोड पर ध्यान से देखा, पर फिर भी उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वो वहां से जल्दी निकलना चाहता था। वो अपने ऑटो में वापस बैठा और उसे स्टार्ट करते हुए उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ गई। उसने जो देखा उसे देखकर वो सुन्न पड़ गया। वो ट्रैफिक पुलिस वाला उस ऑटो की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। ऋषि उसे देखते ही जोर से चिल्लाया, पर उस पुलिस वाले ने अचानक ही उसका गला पकड़ लिया। अंधेरे में उस पुलिस वाले का चेहरा नहीं दिख पा रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर ऋषि को दिखा कि उस ट्रैफिक पुलिस वाले का गला आधा कटा हुआ था और चेहरे पर बड़ी बड़ी खरोंचें थीं। ऋषि डरकर जोर से चिल्ला पड़ा, लेकिन उस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। इसी बीच ऋषि को जंगल के अंदर फिर वही लाल लाइट दिखने लगी। संजय वन के ठीक सामने की दीवार बीच से टूटी हुई थी। अपना गला किसी तरह छुड़ाकर वो उसी दीवार के बीच से जंगल के अंदर घुस गया। बिना कुछ सोचे समझे वो बस भागता रहा। कुछ देर बाद जब वो रुका तो उसने देखा कि वो जंगल के बहुत अंदर आ चुका था। चारों तरफ बस घने पेड़ होने की वजह से उसे बाहर जाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। तभी ऋषि को दूर से आती हुई एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी रेडियो की डिस्टरबेंस की तरह थी। ऋषि उसी आवाज की तरफ और आगे बढ़ा तो उसे अब उस डिस्टरबेंस के बीच में एक औरत की आवाज भी आ रही थी। ऋषि को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि यह आवाज बिल्कुल उसके ऑटो के रेडियो जैसी ही थी। ऋषि उस आवाज के और नजदीक गया तो उसे वो लाल रोशनी दिखी। वो रोशनी एक औरत की आंख से आ रही थी। एक औरत जो अपने हाथों में एक पुराना सा रेडियो लिए पेड़ के ऊपर बैठी रो रही थी। ऋषि उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया। उसने सोचा कि वहां से चुपचाप चले जाना ही बेहतर है, लेकिन तभी उसका पैर जंगल की एक सूखी टहनी पर पड़ गया और टहनी टूटने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। उस आवाज को सुनते ही उस औरत की नजरें सीधा ऋषि पर पड़ी और उसका चेहरा देखकर ऋषि की रूह कांप गई। उसके चेहरे पर भी बहुत सारे कट्स लगे हुए थे और उसकी आंखें खून सी लाल चमक रही थीं। वो चीखती हुई सीधा उस पेड़ से नीचे कूद आई। ऋषि ये देखते ही वहां से उल्टे कदम भागने लगा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे जानवर की तरह भाग रही थी। भागते भागते ऋषि को बाहर एक बिल्डिंग दिखाई दी। वो उसी की तरफ बस भागता रहा। करीबन 1.5-2 किलोमीटर भागने के बाद वो उस बिल्डिंग के नजदीक आ गया। वहां पर एक पुलिस स्टेशन था। हाफता हुआ ऋषि जब वहां पहुंचा तो वो ढंग से अपने साथ हुआ हादसा बता भी नहीं पा रहा था। जैसे तैसे करके ऋषि ने उन पुलिस वालों को अपने साथ हुआ हादसा बताया, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो पुलिस वाले इस बात को सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए, बल्कि उन्होंने ऋषि से कहा कि वो खुशकिस्मत है जो जिंदा बच गया। उनमें से एक बूढ़े पुलिस वाले ने उसे बताया कि करीबन 10 साल पहले बाइक पर एक लड़का और एक लड़की एक पुलिस वाले से कुछ बदतमीजी करके बहुत तेज स्पीड में उसी रोड पर जा रहे थे। उनके पीछे वही पुलिस ऑफिसर पड़ गया। पीछा करते करते वो लोग संजय वन के पास पहुंच गए और जब उस लड़के ने बाइक रोकी तो पुलिस वाले ने उसे कड़ी सजा दिलवाने का वादा किया। उस लड़के ने शायद पी रखी थी और इसीलिए अपना होश गवाकर उसने पुलिस वाले की गर्दन पर
अपनी बाइक की चाबी गड़ा दी। उस पुलिस वाले की गर्दन पर एक गहरा कट लग गया और उसकी गर्दन से बहुत सारा खून बहने लगा, जिसकी वजह से वो पुलिस वाला अधमरा सा हो गया। पुलिस वाले को ऐसी हालत में देख वो लड़का सिटपिटा गया और उस लड़की को छोड़कर वहां से अपनी बाइक पर भाग गया। उस लड़की के हाथ में सिर्फ उसका एक पुराना रेडियो था। उस रात उस लड़की का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, पर आज भी कहते हैं कि उस पुलिस वाले और लड़की की आत्मा उसी जगह पर भटकती रहती है। फिर ये सब सुनकर ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने शुक्र मनाया कि वो बाल बाल बच गया और उसने तय किया कि वो अब कभी भी संजय वन के आसपास भी नहीं भटकेगा। हॉन्टेड ऑफिस, कड़कड़ढूमा कोर्ट। निखिल एक बहुत ही रेप्यूटेड लॉयर था। अपनी 7 साल की प्रैक्टिस में वो आज तक एक भी केस नहीं हारा था और अपने फ्लॉलेस रिकॉर्ड पर उसे बहुत नाज भी था। अभी हाल ही में उसने कड़कड़ढूमा कोर्ट में केसेस लड़ना शुरू किया था और वहां पर भी उसने अपने लिए एक अच्छा नाम कमा लिया था। कड़कड़ढूमा कोर्ट का ऑफिस पूरे दिन लॉयर्स और क्लाइंट्स की हलचल से भरा रहता था। वहां हर कोई बस अपने काम में मग्न होता था। पर एक दिन किसी केस में बहुत बिजी होने की वजह से निखिल अपने ऑफिस का कुछ काम करना भूल गया। वो काम अगले दिन के केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए निखिल ने डिसाइड किया कि वो रात में ऑफिस में रुककर बचा हुआ काम कंप्लीट कर लेगा। शाम को जब पीएन ऑफिस को लॉक करने आया तो उसने निखिल को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा देखा। वो तेजी से निखिल के पास गया और उससे कहने लगा, अरे साहब, आप अभी तक घर क्यों नहीं गए? कल सुबह कर लीजिएगा काम। निखिल काम में बहुत बिजी था, इसलिए उसने पीएन की बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन वो पीएन फिर से निखिल को जाने के लिए कहने लगा, पर इस बार उसने कुछ बहुत ही अजीब सा कहा। साहब, ये कोई मामूली जगह नहीं है, रात को यहां कोई भी नहीं रुकता। निखिल वैसे ही बहुत स्ट्रेस में था। उसने फ्रस्ट्रेट होकर पीएन को डांट लगा दी और वहां से उसे भगा दिया। पीएन डर कर वहां से चला गया और निखिल अपने काम पर वापस लग गया। निखिल के काम करते करते उसके लेफ्ट साइड वाले कंप्यूटर की स्क्रीन खुद से ऑन हो गई। निखिल को थोड़ा अजीब लगा और उसने उस कंप्यूटर का प्लग नीचे से ऑफ कर दिया और फिर से काम पर लग गया। पर कुछ सेकंड्स बाद कुछ ऐसा हुआ जो शायद निखिल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसके साथ वाली चेयर खुद से पीछे हुई और फिर वापस अंदर आई, मानो जैसे कोई चेयर को पीछे खींचकर उस पर बैठा हो। और उसके देखते ही देखते उसके बगल वाली कंप्यूटर स्क्रीन फिर से ऑन हो गई। निखिल कुछ समझ पाता कि इतने में ही उस कंप्यूटर के कीबोर्ड के बटन्स खुद दबने लगे, मानो कोई उस कंप्यूटर को यूज कर रहा हो। निखिल तुरंत अपनी कुर्सी से उठ गया और उसने साथ वाली चेयर को धक्का मारा और कीबोर्ड की आवाज आनी बंद हो गई। तभी निखिल के ठीक पीछे से कोई गुजरा। निखिल पीछे मुड़ा, पर वहां कोई था नहीं। निखिल वापस घूमा तो उसके सामने रखी चेयर धीरे धीरे उसके करीब आने लगी, जैसे कोई उस पर बैठा उसे रोल करके निखिल के पास ला रहा हो। निखिल के पैर वहीं जम से गए थे। वो चेयर रोल होती हुई निखिल के पैरों के पास आकर रुक गई। निखिल के पसीने छूटने लगे। वो अब वहां से भागना चाहता था। हिम्मत करके उसने जैसे ही अपना पहला कदम पीछे रखा, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी टांग को किसी ने पकड़ लिया है। निखिल जोर से चीखा और जमीन पर गिर गया। अब पूरे ऑफिस की लाइट्स फ्लिकर करने लगी थीं और सभी कंप्यूटर स्क्रीन्स खुद से ऑन ऑफ होने लगे। निखिल डरा हुआ जमीन से उठा और ऑफिस के बाहर भागने लगा कि
तभी उसके सामने ऑफिस की चेयर्स, कीबोर्ड्स हवा में उड़ने लगे और इधर उधर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो उस ऑफिस के अंदर कोई तूफान आ गया हो। ये सब देखकर निखिल के डर के मारे आंसू छूट गए थे। उसे ये सब एक बुरे सपने की तरह लग रहा था। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं कि तभी उसे बंद आंखों में एक सफेद रंग की तेज रोशनी दिखी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि निखिल की बंद आंखों में भी वो उसे चुभ रही थी। निखिल ने अपनी आंखें खोली तो उस चमकती रोशनी में उसे एक सफेद रंग की औरत दिखाई दी। वो चलती हुई जहां जहां गुजर रही थी, ऑफिस का तूफान शांत होता जा रहा था। धीरे धीरे वो औरत निखिल के करीब आ रही थी और निखिल मानो उसके वश में हो गया। निखिल उसे अपनी तरफ आते हुए मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो रोशनी से बनी औरत की परछाई निखिल के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने निखिल के गाल पर अपना हाथ रखा, पर उस औरत के छूते ही निखिल होश में आया और जोर जोर से चीखने लगा। उसे लगने लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जलता हुआ अंगारा रख दिया हो। निखिल को होश आया तो उसे दिखा कि उसके सामने खड़ी औरत असलियत में एक भयानक आत्मा थी, जिसके चेहरे पर बहुत सारी चोटें लगी थीं और उसकी आंखें हरे रंग की थीं। निखिल को अब लगने लगा था कि उसकी मौत उसके बेहद करीब है, पर तभी उसे पीछे से किसी ने खींचा और ऑफिस से बाहर ले गया। निखिल को बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही पियन था जिसको निखिल ने वहां से भगा दिया था। निखिल की हालत और उसका जला हुआ चेहरा देखकर वो पियन बहुत घबरा गया और उसने बताया कि निखिल की चिंता में वो आधे रास्ते से वापस ऑफिस आ गया था। ऑफिस के नीचे पहुंचते ही उसे निखिल के चीखने की आवाजें आईं और वो दौड़कर ऊपर आ गया। उस बूढ़े पियन ने निखिल को बताया कि कड़कड़डूमा कोर्ट का ऑफिस एक भूतिया जगह है। वहां एक नहीं बल्कि कई आत्माएं हैं जो रात में बाहर निकलती हैं। कहते हैं कि एक औरत को गवाही देने से रोकने के लिए कोर्ट के पास चाकू से मार दिया था। तब से उस औरत की आत्मा भी वहीं भटकती है। उस कोर्ट में सूरज ढलने के बाद कभी कोई भी नहीं रुकता, इसलिए वो निखिल को भी वहां रुकने से मना कर रहा था। ये सब सुनकर निखिल की रूह कांप गई। उस दिन के बाद से निखिल ने कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली। उसके चेहरे का घाव तो भर गया, पर उस रात जो घाव उसके दिल और दिमाग पर आए वो शायद कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, कड़कड़डूमा कोर्ट के ऑफिस के बारे में काफी सारे न्यूज चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया है कि वो हॉन्टेड है। ये वीडियो क्लिप जो आप देख रहे हैं, ये ऐसे ही एक न्यूज प्लेटफॉर्म अमर उजाला ने अपनी ऑडियंस के साथ शेयर की थी। है ना ये क्लिप दिल दहला देने वाली? क्या आप ऐसे ऑफिस में काम कर सकते हैं? इंडिया की कैपिटल दिल्ली में इतिहास के कई राज छुपे हैं। उन्हीं में से एक है अग्रसेन की बावली। 103 सीढ़ी गहरा इंडिया का सबसे मशहूर कुआं, जहां कई सालों पहले पानी को स्टोर किया जाता था, पर अब यह जगह सूखी पड़ गई है और चमगादड़ों और कबूतरों का घर बन चुकी है। आमिर खान की फिल्म पीके की शूट के बाद यह जगह काफी पॉपुलर हो गई और काफी टूरिस्ट्स बावली देखने जाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो अग्रसेन की बावली को हॉन्टेड मानते हैं और यहां जाने की सलाह किसी को नहीं देते। उन्हीं में से एक है आकाश, जो एक बॉलीवुड फिल्म की प्रोडक्शन संभाल रहा था और शूट से पहले ये जगह देखने आया था। क्योंकि 6 बजे ये जगह पब्लिक के लिए बंद हो जाती है, आकाश दिल्ली अथॉरिटीज की स्पेशल परमिशन लेकर 2003 की एक रात अपने एक कैमरामैन के साथ इस जगह का मुआयना करने यहाँ आया। अग्रसेन की बावली में एक अजीब सी शांति थी और दूर दूर तक वहां कोई नहीं था। पत्थर की दीवारों से गूंजती हुई चमगादड़ों की आवाज इस जगह को और डरावना बना रही थी। बावली के निचले हिस्से में बहुत अंधेरा था, पर आकाश ने कैमरामैन को बोला
कि शूट के लिए जरूरी है कि हर एंगल से उस बावली की फोटो ली जाए, और इसीलिए उन दोनों ने बावली में और नीचे जाने का सोचा। जैसे जैसे वो सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही थी और बाहर की सारी आवाजें धीमी होती जा रही थीं। उनको बस उनके चलने की गूंज सुनाई दे रही थी। अचानक आकाश को लगा कि बावली के अंदर के झरोखे से कोई एक साइड से दूसरी साइड भागा। उसे एक सेकंड के लिए यह अजीब लगा, पर उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, और वो अपने कैमरामैन को बिना कुछ बोले और नीचे उतरने लगा। एकदम नीचे पहुंचकर जब कैमरामैन बावली की अलग अलग फोटोज ले रहा था, तब अचानक एक फोटो खींचने पे उसे ऐसा लगा कि कोई भूतनी उसके सामने खड़ी है। उसके हाथ से कैमरा नीचे गिर गया और टूट गया। जब कैमरामैन ने आकाश को ये बात बताई, तब आकाश थोड़ा घबरा गया। उसे लगने लगा कि बावली में अब ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, पर क्योंकि कैमरा टूट गया था तो उसने फोन में एक आध फोटोज लेकर वहां से जल्दी से निकलने का तय किया। जैसे ही उसने फोन का कैमरा ऑन किया, उसने कैमरे में एक चुड़ैल को देखा जो सीढ़ियों से अपने हाथों के बल उतर रही थी। ये देखकर वो सुन पड़ गया। कैमरामैन ने जब देखा कि आकाश का चेहरा पीला पड़ रहा है, वो तुरंत आकाश को लेके अग्रसेन की बावली से निकल गया। पूरी रात वो दोनों डर के मारे नहीं सोए। जब उन्होंने कैमरा ठीक कराया और उसके अंदर की फोटोज देखी, तो उन सारी फोटोज पर कुछ धुंधली सी परछाई थी। जब ये बात आकाश ने अपने प्रोडक्शन हेड को बताई, तब उसने आकाश की बात नहीं मानी और अपने दूसरे असिस्टेंट को फोटोज लाने भेज दिया, जिसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, अग्रसेन की बावली में भूत है या नहीं? आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मेरे दिल्ली में रह रहे एक अंकल के साथ हुई एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। 2012 दिवाली के शुभ उत्सव पर मेरे अंकल सुनील के साथ कुछ ऐसा अशुभ हुआ जिसकी वजह से वो उस दिवाली को कभी याद नहीं रखना चाहते। पूरा दिल्ली दिवाली की रोशनी में चमक रहा था। सुनील ने भी अपने परिवार के साथ इस उत्सव को खूब जम के सेलिब्रेट किया, पर उनको ऑफिस के काम से अर्जेंटली अहमदाबाद जाना था और देर रात में 4 बजे की फ्लाइट बुक्ड थी। एयरपोर्ट पर जाने के लिए उनको दिल्ली कैंट रोड से जाना था। कहते हैं दिल्ली कैंट एरिया इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है, पर ना ही वो भानगढ़ की तरह कोई खंडर है और ना ही उस जगह का कोई डरावना इतिहास है, बल्कि ये एरिया शहर के बीचों बीच किसी भी आम कॉलोनी की तरह ही है। और तो और ये इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स का घर भी है, पर फिर भी इस एरिया को काफी भयानक माना जाता है। सुनील को इसी एरिया से निकलकर एयरपोर्ट जाना था। ऊपर से दिवाली की रात अमावस की रात होती है और कहा जाता है कि इस रात भूत प्रेत की ताकत दुगनी हो जाती है। पर सुनील का इस रास्ते पर काफी आना जाना था और उन्होंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया जिससे उन्हें डर लगे। रात के 2 बज रहे थे जब सुनील अपनी वाइफ को लेकर टैक्सी में एयरपोर्ट की ओर निकले। दिल्ली कैंट रोड के आते ही कुछ ही देर में सुनील को रोड के कोने पर खड़ी सफेद साड़ी में एक औरत दिखी जो अपने हाथ के इशारे से लिफ्ट मांग रही थी। सुनील ने सोचा कि इतनी देर रात ये औरत इस सुनसान रास्ते पर क्यों खड़ी है, और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोला। टैक्सी ड्राइवर ने औरत के पास जाकर गाड़ी रोकी और सुनील ने उससे बोला, हम एयरपोर्ट तक जा रहे हैं, आइए हम आपको छोड़ देते हैं। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नीचे मुंह करके खड़ी थी और उसके खुले बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। सुनील ने फिर बोला, घबराइए मत, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे। उस औरत ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। तभी साथ बैठी सुनील की वाइफ को एक अजीब सी घबराहट शुरू हो गई और उनको चक्कर आने लगे। वो हाँफते हाँफते बोली, सुनील, सुनील, चलो यहाँ से, प्लीज चलो यहाँ से। सुनील ने बगल में देखा तो उनकी वाइफ का चेहरा सफेद पड़ गया था। उन्हें अब लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोला, और वो ड्राइवर उस औरत की तरफ देख रहा था और उसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। तभी उस औरत ने अपना मुंह उठा के सुनील को देखा। सुनील ने उस औरत का भयानक चेहरा देखते ही ड्राइवर को जोर से हिलाया और चीखा, ड्राइवर गाड़ी भगा। ड्राइवर होश में आया और उसने तेजी से गाड़ी को आगे भगाया।
खिड़की के बाहर वही औरत गाड़ी के साथ हवा में भाग रही थी। सुनील ये देख के बहुत ही ज्यादा डर गए थे और बुरी तरह पसीने पसीने हो गए थे। सुनील की गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर होगी, लेकिन वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। दिल्ली कैंट से बाहर निकलते ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सुनील की आंख अगले दिन हॉस्पिटल में खुली। उनको मालूम हुआ कि उनकी वाइफ कोमा में चली गई है और उस ड्राइवर की एक्सीडेंट होते ही मौत हो गई थी। करीब 4 महीने बाद उनकी वाइफ कोमा से बाहर निकली और अब दोनों ने वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू करा है। मगर उस दिन से लेकर आज तक सुनील दिवाली नहीं मनाते और उस दिल्ली कैंट वाले रास्ते के आसपास भी नहीं भटकते। ये कहानी 17 साल के जिगर नाम के एक लड़के के साथ हुए एक हादसे की है। बहुत मेहनतों के बाद जिगर का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में हो गया था और वो बहुत खुश था। वो पहली बार अपने गांव से दिल्ली शहर में आया था और उसके लिए वहां सब कुछ नया नया था। जिगर पढ़ाई में तो तेज था, पर क्योंकि वो एक हिंदी मीडियम स्कूल से था, उसकी इंग्लिश काफी कमजोर थी। प्रोफेसर्स कॉलेज में जो भी पढ़ाते थे वो अपने फोन में उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता था और यू डिक्शनरी ऐप से इंग्लिश ऑडियो को हिंदी वॉइस में सुनकर मुश्किल से मुश्किल इंग्लिश वर्ड समझ जाता था। धीरे धीरे उसकी इंग्लिश भी काफी बेहतर होने लगी। जिगर अक्सर लाइब्रेरी में बैठा पढ़ता रहता था, पर एक दिन जब वो लाइब्रेरी की शेल्फ से एक किताब ले रहा था, तब अचानक उसे शेल्फ की दूसरी ओर एक डरावना सा चेहरा दिखा, जिसे देखते ही वो चिल्ला उठा और उसके हाथ से वो किताब गिर गई। जिगर की चीख सुनकर एक लड़की उसके पास आई और उसने पूछा अगर वो ठीक है कि नहीं। जिगर ने जब पीछे मुड़कर देखा तो मानो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो लड़की बेहद सुंदर थी और जिगर उसको देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया था। उस लड़की ने जिगर से फिर पूछा कि वो ठीक है कि नहीं। जिगर ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर उन दोनों की बातें शुरू हो गईं। वो दोनों रोज रोज लाइब्रेरी में मिलने लगे और एक दूसरे के साथ पढ़ने लगे। जिगर को वो लड़की काफी पसंद आने लगी, पर एक दिन अचानक वो लड़की गायब हो गई। कुछ दिन तक जब वो लड़की लाइब्रेरी में नहीं आई, तब जिगर ने पूरा कॉलेज छान मारा, पर वो कहीं नहीं थी। इनफैक्ट उस नाम की कोई लड़की उस कॉलेज में पढ़ती ही नहीं थी। ये मालूम होने पर वो सीधा लाइब्रेरियन के पास गया और उसने उससे पूछा कि वो जो लड़की उसके साथ रोज पढ़ती थी उसका क्या नाम है और वो कहाँ मिलेगी। तब उस लाइब्रेरियन ने उसे बताया कि उसने कभी भी जिगर को किसी लड़की के साथ बैठे नहीं देखा। ये सुनकर जिगर के होश उड़ गए। तभी उसे उस लड़की की पुकार सुनाई दी, वो आवाज लाइब्रेरी के उसी कोने से आ रही थी जहां वो लड़की उसे पहली बार मिली थी। वहां वो लड़की शेल्फ की तरफ मुंह करके खड़ी थी। जिगर ने उससे पूछा तुम कौन हो। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। जिगर डरता हुआ उसके थोड़ा और पास गया और उसने पूछा कौन हो तुम। तभी उस लड़की ने जिगर को पीछे मुड़कर देखा। वो चेहरा एक चुड़ैल का चेहरा था, जिसे देखते ही जिगर बेहोश हो गया। उस दिन के बाद से जिगर ने लाइब्रेरी जाना छोड़ दिया। उसे यकीन हो गया था कि उस लाइब्रेरी में उस लड़की का भूत है। उसने स्पेशल रिक्वेस्ट पर अपना कॉलेज तो चेंज करा लिया, पर उस लड़की के चेहरे को वो शायद ही कभी भूल पाएगा।